चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक दिया है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जिन संख्याओं को, यानी वे सभी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें, यानी वे सभी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो संख्याएं आती हैं, एक आता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ये सब चीजें बताया जा चुका है। हम वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूक्लिड। यूक्लिड 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 की यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का विभाजन प्रमेय का क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। क्या है ये? जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी संख्या में, यानी कि मान लेते हैं यहाँ 13 है, 2 का भाग देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2 छंग 12। ठीक है, शेषफल कितना आएगा? 1। और हम जानते हैं हमेशा जो शेषफल है वो जिससे हम भाग देते हैं, ये क्या है? ये है भाजक, ये है भाज, ये है भागफल और ये है शेषफल। जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है। इतनी बात क्लियर? तो हम 13 को कैसे लिख सकते हैं? 13 = 2 × 6 + 1, ऐसे लिखा जा सकता है। 13 = 2 × 6 + 1, यानी 13 को हम, इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं दी गई हैं, एक 13 है मान लीजिए, एक 14 है, तो दो संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 14 को कैसे लिख सकते हैं? 14 = 13 × 1 + 1। ठीक, तो यानी कि दो वह संख्याएं हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक हैं यदि, और उसमें से एक संख्या बड़ा है, तो बड़े वाले संख्या को छोटे वाले संख्या के पदों में लिखा जा सकता है। बड़े वाले संख्या को ये है, छोटा वाला संख्या ये है, तो बड़े वाले संख्या को छोटे वाले संख्या के पदों में लिखा जा सकता है। यहीं पर यूक्लिड ने एक, मतलब इसी प्रकार का एक लेमा दिया, उसे बोलते हैं यूक्लिड, मतलब डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी लेमा क्या था? लेमा क्या होता है? सबसे पहले लेमा एक सिद्धांत होता है, उसके द्वारा हम किसी दूसरे थ्योरम वगैरह को प्रूफ करने में हेल्प लेते हैं उसका। ठीक है, तो क्या है लेमा? लेमा क्या है? ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक। ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी के लिए, यानी ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम ये पहले से ही बता दे रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी भाई कोई ना कोई तो बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, कोई धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, या तो पहली संख्या दूसरे से बड़ी होगी या दूसरी संख्या पहले से बड़ी होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर होगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ए है वो बी से बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इसके लिए हमें पी और क्यू कोई दो धनात्मक पूर्णांक ऐसा मिलेगा कि हम लिख सकते हैं ए = BQ + R, यानी Q और R ऐसा पूर्णांक मिलेगा। और हम जानते हैं जो R है, A और B की बात हो रही, B छोटा है, इसका मतलब ये B क्या हो जाएगा? हमारा भाजक हो जाएगा। समझ लीजिए आप, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो ये Q बार में गया, Q बार में गया और कुछ आया और इसका शेषफल आ रहा है। जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो इसलिए हम इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 से तो ये तो बड़ा होगा, R की जो वैल्यू है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा
किससे छोटा होगा? जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। ये है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका प्रूविंग बता देंगे कि इस लेमा का प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से हम एचसीएफ निकालेंगे। मतलब हम निकालते आए हैं लेकिन हमें पता नहीं था कि ये जो है भाग विधि के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये भाग विधि नहीं है, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब हम एक एक को क्वेश्चन करेंगे इस सिद्धांत की सहायता से। यानी जब हम इस प्रमेयिका का उपयोग किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो उसका नाम बदल जाता है एल्गोरिथम। क्या नाम बदल जाता है? उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, जैसे सबसे पहले एक चीज, एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम पूरा जो टॉपिक है पहले एक्सरसाइज में वो पूरा बता दे रहे हैं। ठीक, पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। मतलब दो का मतलब दो नहीं, दो का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? दो। ठीक, फॉर एग्जांपल यदि हम 4 को देखें तो 4 के फैक्टर कितने हैं? 1 से भी कटेगा 4, यानी 1 के पहाड़ा में है, 2 के भी पहाड़ा में है और 4 के पहाड़ा में। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3। और कंडीशन क्या है? गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो। और साथ साथ और क्या कंडीशन है कि पहला 1 हो और दूसरा वो खुद हो। यानी जो संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या खुद हो और 1 हो। इन दोनों के अलावा, 1 और खुद के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर यानी कोई और तीसरा गुणनखंड मिल रहा है तो वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो 4 क्या है? 4 का 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है, यानी गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई, लेकिन कंडीशन क्या था? गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो इसलिए जो 4 है गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। और ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या होने के लिए सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या चेक करेंगे। गुणनखंडों की संख्या एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए, न तो 2 से कम होनी चाहिए और न ही 2 से ज्यादा। यदि हम आपसे ये पूछें कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या निकालने के लिए इसके गुणनखंड को निकालेंगे, इसका गुणनखंड केवल 1 होगा। तो गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए, यहां पर गुणनखंडों की संख्या केवल 1 आ रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसी में हम आगे बढ़ा दें तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? यानी सह अभाज्य संख्या के लिए हमें जरूरी नहीं है कि जो जिनको हमें पता करना है कि ये सहभाज्य है या नहीं तो वो अभाज्य संख्या हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 4 जो है वो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों को हम मिला दें यानी कि 4 और 5 को एक साथ देखें तो 4 और 5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या बताने के लिए हमें किसी 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो 2 संख्याएं आपस में सहअभाज्य कहलाएंगी कब? जब उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 4 और 5 दोनों 1 से कटेंगे, 1 के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेंगे, तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 के जगह पे हम 9 भी ले सकते हैं। ये भी भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए और इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे म से बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या है? 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? यानी 2 संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम 18 ले लें और हम ले लें यहाँ पे 24, ठीक, तो 18 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1 है, ठीक, 2 है, 3 है, 6 है
9 है और 18 है। और 24 को 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ठीक है, यानी 18 को विभाजित करने वाली इतनी संख्याएं प्राप्त हुई, 24 को विभाजित करने वाली इतनी संख्याएं प्राप्त हुई। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 18 और 24 दोनों को विभाजित कर रही हैं, तो 1 है, 2 है, यानी हम लिख दें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितनी है? 1 है, 2 है, ये 3 है और 4 तो है नहीं, 6 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, 11, 12 भी नहीं है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक, तो कॉमन फैक्टर यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो 18 और 24 दोनों को विभाजित कर रही हैं। 1 भी 18 और 24 को विभाजित करेगी, 2 भी 18 और 24 दोनों को विभाजित करेगी, 3 भी करेगी, 6 भी करेगी। तो इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 6 है। यानी इन दोनों को दो संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कि 6 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या मुझे नहीं मिलेगी जो 18 और 24 दोनों को विभाजित करे। उससे छोटी संख्या मिलेगी, देख रहे हैं, इससे छोटी संख्या मिल रही है, लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। तो बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक संख्या को, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज पहले का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। पहला कितना है? पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं 140 का क्या निकालेंगे? 140 का निकालेंगे ऐसे, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से 7 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में जाएगा, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा 7 बार में जाएगा, फिर 7 से कटेगा 1 बार में जाएगा। तो हम कैसे लिख दिए? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसी प्रकार हमको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए ये पता होना चाहिए कि संख्याएं किससे विभाजित हो रही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एलसीएम तथा एचसीएफ प्राप्त करके बताओ कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91 एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम आपको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वैल्यू, दोनों से विभाजित होने वाली यानी दो संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहेंगे, और दो संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो 26 और 91 का जो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो 26 का एलसीएम निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड तरीके से एलसीएम निकालेंगे 2 गुणे 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम बराबर इसमें से पूरा पेयर उतारेंगे 2 गुणे 13, और इसमें जो बचा रहेगा वो उतारेंगे। 13 तो उतार चुके हैं, 7 बचा है, 7 उतार देंगे। तो 7 दूना 14, 14 त्रिक 42 और 14 एकम 14, 14 और 4 18, यानी कि 182 आ गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 13। ठीक, तो एचसीएफ हो गया 13। अब क्या करेंगे हम? अब एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, 13 और गुणे 182 आ रहा है। तो 13 दूना 26 आ गया, और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 आ गया, और 13 एकम 13, 13 और 10 23, 2366 लगभग आ गया। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2366 आ गया। और 26 और 91 में आपस में गुणा करेंगे
तो 26 गुणे 91 कितना आएगा? 26 एकम 26, 6 80 लगा कितना? 2, 9 छम 54, 54 और 2 56, और 9 दूना 18, 18 और 5 23, यानी 2366। यानी कहने का मतलब है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको प्रूफ करना है। उम्मीद है दूसरा भी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ प्राप्त करो। तो अभाज्य गुणनखंड ये है, एलसीएम और एक बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ध्यान से, अभाज्य तीसरे का पहला है 12, 15, 21। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4 3 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 5 15। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 7 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम में हम क्या करेंगे? एलसीएम में पहला वाला तो पूरा उतार देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। अब क्या करेंगे कि इसमें जो नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 3 यहाँ एक बार है तो यहाँ भी 3 एक बार है, छोड़ देंगे। 5 यहाँ नहीं है तो 5 भी उतार लेंगे, यानी जो जो नहीं वो उतारेंगे। अब ये पूरा उतर गया। अब देख रहे हैं नीचे 3 है तो 3 तो हम ऑलरेडी इसमें से जो मिल रहा है उसको नहीं उतारेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको उतारेंगे। 7 है तो 7 उतार देंगे। ठीक, तो 2 दूना 4 3 12 5 60 और 6 7 42, यानी 420 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो गया? जो जो छूटा है एचसीएफ हो जाएगा, जो तीनों मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया? तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए। इसी तरीके से आपको सारा करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एचसीएफ 306 है और 657 है बराबर 9, और एलसीएम कितना है? 306 और 657 का हो गया कितना? 657 का हो गया हमारा एलसीएम निकालना है, तो संख्याएं तो दी गई है ना, तो संख्याएं जब दी गई हैं तो हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम गुणनफल निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना है? 9, एचसीएफ 9 है। एलसीएम नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे, इंटू 9 बराबर दोनों संख्या गुणनफल 306 इंटू 657। अब जाहिर सी बात है इन दोनों का एचसीएफ 9 है तो दोनों संख्या 9 से डिवाइड हो जाएंगी। तो x बराबर 306 इंटू 657 बटे 9। हम किसको काटें इन दोनों में से? दोनों ही संख्या 9 से डिवाइड होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है? 9 है। तो इसको काटेंगे, इसको काटे, बताओ। हम इसको काटते हैं क्योंकि इसमें 0 है, काम दे देगा। तो 306 गुणे 9 9 पर 9 9 63, तो 2 आया, और 9 3 27 3। तो 27 में 6 का गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा एलसीएम। यानी कि एलसीएम हमारा कितना होगा? मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 306 में हम 73 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 और 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21, यानी कितना आ गया? 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 और 2 22 33 8 22 33 8। ठीक,
आगे करते हैं, आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जांच कीजिए कि 6 के पावर n के इकाई यानी पांचवा क्वेश्चन है। हम लिख दे रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, जांच कीजिए कि 6 की पावर n के इकाई का अंक 0 पर खत्म होता है, यानी कि 0 पर खत्म होता है इकाई का अंक कि नहीं खत्म होता, ये निकालना है। क्या है? 6 के पावर n। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हम यदि किसी संख्या में ये पा लें 2 गुणे 5, तो जाहिर सी बात है 10 आएगा आखिरी में। यानी आखिरी में 0 आने के लिए 2 और 5 का पेयर का होना किसी भी संख्या के गुणनखंड में जरूरी है। यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है, यानी 1 2 है और 1 5 है, तो लास्ट में 1 0 होगा। 2 2 है, 2 5 है, तो लास्ट में 2 0। यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के पेयर जितने रहेंगे उतना 0 लास्ट में होगा। तो हम ये पता करेंगे कि 2 और 5 के पेयर है कि नहीं। तो 6 के पावर n को कैसे लिखा जा सकता है? 2 टाइम 6 के पावर n। और ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इसका और गुणनखंड नहीं हो सकता। लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 तथा 5 दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है नहीं? यहाँ 2 तथा 5 दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है, यानी यहाँ का मतलब 6 के पावर n के 6 के पावर n के गुणनखंड में, ठीक है, 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है। अतः इसके अंत में शून्य नहीं होगा। ठीक है, बात साफ, इसके अंत में शून्य नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी क्वेश्चन नंबर 6 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, एक हो गया ये, और क्या है, और है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि यदि 12 को हम ऐसे लिखें 3 गुणे 4 के रूप में, यानी शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 12 है वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 12 4 से विभाजित हो जाएगा। बस इतने को बेस मान करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला क्या है, यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। कैसे लिखा जा सकता है इसको? हम 13 यदि कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 और प्लस 1। ठीक है, यानी इसमें से 13 बाहर निकाले, इसमें से प्लस 1। तो अर्थात यह संख्या 13 से विभाजित है। 13 से क्या है? विभाजित है। अब
ये संख्या यदि 13 से विभाजित हो गई, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गई। जब 2 से अधिक हो गई तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार हम अब इस पर आते हैं। किस पर? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब हम इसको क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 दोनों में मिल रहा है, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, यानी 5 कॉमन आ गया, यानी गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार करेंगे, अर्थात यह संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य नहीं है तो क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन लग जाएगा आपका बोर्ड पे। ध्यान से देखिए, किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार मार्ग है। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है। यानी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, एक वृत्ताकार मार्ग है, एक वृत्ताकार मार्ग है। सोनिया मान लेते हैं यहां से प्रारंभ कर रही है। सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना ले रही है टाइम? कितना ले रही है टाइम? कितना ले रही है? 8 मिनट, 18 मिनट। सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है, तो सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है, और रवि के द्वारा अब वही चीज लिखेंगे। इससे अच्छा दोबारा क्या लिखें? क्या है? रवि के द्वारा 12 मिनट का समय लग रहा है। फिर कह रहा है कि दोनों एक साथ एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? यानी अगर दोनों चक्कर लगा रहे हैं तो एक साथ कई बार मिलेंगे। यानी कि क्योंकि इसकी स्पीड जो 18 मिनट है, टाइम ज्यादा ले रहा है, स्पीड कम है। जो 12 मिनट का टाइम ले रहा है, स्पीड ज्यादा है, तो ये आपस में मिलेंगे, लेकिन एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे ये निकालना है। मतलब ये आपस में कहीं भी मिल सकते हैं, एक आध दो बार तो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसी बिंदु पर वो कितने समय पश्चात मिलेंगे हमको ये निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो 12 मिनट का समय ले रहा है वो एक चक्कर पूरा करके यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है 12 मिनट वाला यदि यहाँ इस पॉइंट पर है तो 18 मिनट वाला इस पॉइंट पर कब आएगा? कितने चक्कर लगाने के बाद आएगा? 18, यानी कि 36 मिनट बाद वापस फिर आ जाएगा। 36 मिनट लगेगा, 2 चक्कर लगा के फिर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 18 × 36, 18 दूना 36, 18 54 मिनट लगेगा, फिर वापस आ जाएगा इस बिंदु पर। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 18 मिनट वाला एक चक्कर लगाए या 2 चक्कर लगाए या 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ आए तो उसी क्षण 12 मिनट वाला भी आ जाए तो इसका मतलब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समय ऐसा होना चाहिए, देखिए ध्यान से, हम यदि 36 मिनट लेंगे तो 18 मिनट वाला 2 चक्कर पूरा करेगा, 54 मिनट लेंगे 18 मिनट वाला 3 चक्कर पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये है जो समय है यदि 18 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अब वो चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर उतनी बार लगा रहा है। यानी यदि एक चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो
टाइम जो है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार जो 12 मिनट वाला चक्कर लगाएगा, तो जितना भी चक्कर लगाएगा, जितना भी चक्कर लगाने का समय होगा, वो समय 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें पहले दूसरी बार कब मिलेगा, वो ये दोनों दूसरी बार कब मिलेंगे, यानी हमें एक ऐसे समय की जरूरत है जो 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 18 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, भाई 18 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाली पता नहीं कितनी संख्या है, अनंत संख्या है, लेकिन हमें दूसरी बार कब मिला इसका टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 18 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम हम जानते हैं 36 आएगा, तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 9 और 2 3 6, फिर यहाँ लिखेंगे 3 3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, यानी दोनों एक दूसरे को 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, हम दूसरा एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज का मतलब इस चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे उसमें। बने रहिएगा चैनल पे।